जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। और आज हम बात कर रहे हैं राइटिंग स्किल्स की। राइटिंग स्किल्स में भी वो स्किल्स जो ऐसे राइटिंग में हमको मदद करेंगी, हम उसके बारे में सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। ऐसे ऐसे होता क्या है? Essay is a piece of writing that informs or persuade the reader about a specific topic. यानी कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम रीडर को इंफॉर्मेशन दे पाए किसी भी टॉपिक के बारे में, या उसका इंटरेस्ट जगा पाए किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में। वो पीस ऑफ पेपर क्या कहलाता है? ऐसे कहलाता है। ऐसे जनरली छोटे होते हैं और लेस फॉर्मल होते हैं, यानी कि इनफॉर्मल ज़्यादा होते हैं किसके मुकाबले? थीसिस और डेजर्टेशन। अगर थीसिस और डेजर्टेशन से कंपेयर करेंगे तो ये छोटे होंगे, यानी इनके वर्ड्स लिमिट कम होगी, और ये फॉर्मल, बहुत थोड़े से फॉर्मल होंगे, इनफॉर्मल रहेंगे। ऑफन डील्स विद द सब्जेक्ट फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, डेजर्टेशन और थीसिस जब हम लिखते हैं तो उसको फॉर्मल लिखते हैं और ये सब्जेक्टिव नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसमें हमारा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी जुड़ जाता है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ एसेज की बात करें तो एक कई तरह के होते हैं, लेकिन बेसिकली 4 कैटेगरीज इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे आर्ग्यूमेंटेटिव, एक्सपोजिटरी, नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव। आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज वो होते हैं जिनको लिखने से पहले हमें बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। हम एक अपना ओपिनियन बना लेते हैं रिसर्च के बेस पर, यस और नो वाला, है ना, फॉर और अगेंस्ट वाला। इसके बाद हम अपने आर्ग्यूमेंट को लिखना शुरू करते हैं, और ये आर्ग्यूमेंट एविडेंस और डाटा के बेस पर होंगे। तो आर्ग्यूमेंटेटिव एसे के अंदर डाटा और एविडेंसेस का बहुत बड़ा रोल होता है। ये मिलते जुलते होते हैं डिबेट, इनकी टोन थोड़ा सा कम हार्श होती है डिबेट के मुकाबले, लेकिन ये उससे मिलते जुलते ही होते हैं डिबेट की तरह से। एक्सपोजिटरी एसेज वो होते हैं जो नॉलेज बेस्ड होते हैं। अब इसके लिए हमें एविडेंसेस इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें किसी आर्ग्यूमेंट को देने की जरूरत नहीं है, बहस करने की जरूरत नहीं है, हम केवल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो हमारा ऐसे क्या होगा? एक्सपोजिटरी ऐसे होगा। नैरेटिव ऐसे में हमारी क्रिएटिव स्किल्स बहुत काम करती हैं, और इसमें जनरली हम क्या करते हैं, एक स्टोरी के रूप में किसी भी टॉपिक को समझाना शुरू करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नैरेटिव। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में हमारी क्रिएटिव तो स्किल्स काम आती ही हैं, इसके अलावा डिस्क्राइब करने वाली स्किल्स काम आती हैं। और ये वो एसेज होते हैं जो किसी प्लेस, किसी डिजाइन या किसी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं। सो सच एसेज आर कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एसेज। Here is a blog where you will find the notes of English grammar, literature, phonetics, PDP and communication. अगर आपको किसी भी नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें लिखिए, we will upload the notes for you. अब ऐसे लिखने के टिप्स क्या होते हैं? ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि ऐसे लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले ये डिसाइड करें आप कि आप उस ऐसे को किस कैटेगरी में लिखे हैं। हमने पीछे 4 कैटेगरीज दी हुई हैं आपको, तो उसमें से आपको कौन सी कैटेगरी में ऐसे लिखना है, पहली चीज़। दूसरा, दिए गए टॉपिक को आप सब टॉपिक्स में डिवाइड करें, बिना इसके आप अच्छा ऐसे लिख ही नहीं सकते हैं। तीसरा होता है कि हम ये डिसाइड करें कि हमें सब हेडिंग्स जो हमने लिखी हैं उसके अंदर हमें कितने शब्द लिखने हैं। सबसे पहले हमें ये पता हो कि पूरा ऐसे कितने वर्ड्स का है, यानी कि वर्ड लिमिट पता होना ज़रूरी है। और जब वर्ड लिमिट हमें पता हो जाएगी तो अब हमें जो सब हेडिंग्स हैं उनके अंदर कितने कितने हमें वर्ड्स लिखने, ये भी हम डिसाइड कर लें, तभी हमारा ऐसे इम्प्रेसिव बन पाएगा। उसके बाद हमेशा इंट्रोडक्शन से शुरू करें और कॉन्क्लूजन पर ख़त्म करें अपने ऐसे को। बिना ऐसे इसके आपके ऐसे जो है वो इम्प्रेसिव नहीं रहते हैं। इसके बाद आप चाहें तो हेडिंग के साथ ऐसे लिख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि बिना हेडिंग के लिखना है तो आप बिना हेडिंग के भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आप रफ ड्राफ्ट करें तो सब हेडिंग्स के बिना आप कभी भी ऐसे ना लिखें। ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं, ओरिजिनल लिखिएगा, ठीक है। हम लिख रहे हैं रतन टाटा अ लीजेंड, 300 शब्दों में आपको ऐसे लिखना है। टाइप्स ऑफ ऐसे में हम लोग नैरेटिव ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे, और सब हेडिंग्स जो देंगे हम लोग
हमने यहाँ पर कुछ सब हेडिंग्स लिखे हैं, तो इस तरीके से आप अपने ऐसे को हेडिंग में डिवाइड कर सकते हैं। इस ऐसे के लिए हमने हेडिंग लिए इंट्रोडक्शन, फैमिली एंड लाइफ, एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एज अ philanthropist, एज अ लीजेंड एंड कंक्लूजन। 300 वर्ड्स का ऐसे है, तो इंट्रोडक्शन लगभग 50 वर्ड्स का यानी कि 5 या 6 लाइन का होगा, जिसमें हम बहुत शॉर्ट में बताएंगे रतन टाटा जी कौन थे, वो एक लीजेंड कैसे बने, यानी उनके ह्यूमैनिटीज के वर्क जो उन्होंने परोपकारिता के काम किए हैं, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में वो किस तरह से उभरे, और उनका इंडियन इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन रहा, ये हम 5 to 6 लाइन्स में बता सकते हैं। फैमिली और लाइफ के बारे में अगर बताना है तो उनका बर्थ यानी जन्म कब हुआ, पेरेंट्स कौन थे, और उनकी डिग्रीज जो उन्होंने ली हैं, जो आवश्यकता थी उनको टाटा ग्रुप को संभालने के लिए, वो उन्होंने किस तरीके से कहाँ से लिए, और उसके बाद हम उनकी डेथ के बारे में बताएंगे। ये 50 शब्द काफ़ी हैं इस चीज़ के लिए, तो आप उसको इतने में ही लिमिट रखें। एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है रतन टाटा जी की लाइफ का, तो इसमें उनकी पर्सनल ग्रोथ और बिजनेस को उन्होंने किस तरीके से पूरी दुनिया में फैलाया, हमें ये लिखना है। तो हम इसके लिए ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करेंगे, दैट इज़ 80, लगभग 8 से 10 लाइन हम ले सकते हैं। एज ए फिलंथ्रोपिस्ट, यानी कि एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में उन्होंने चैरिटीज़ और ह्यूमैनिटीज़ के लिए जो काम किया है, वो हमको यहाँ पर बताना है। हमने उसके लिए 40 वर्ड्स डिसाइड किए हैं कि हम लेंगे। फिर एज अ लीजेंड, यानी कि एक महान व्यक्ति वो किस तरीके से बने, उनके कामों को किस तरह सम्मान मिला, हमें कैसे पता चला, ये सारी चीज़ें यानी लिस्ट ऑफ अवार्ड्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और फिर लास्ट में कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन में कोई भी नई चीज़ हमको नहीं बतानी है, जो कुछ हमने ऊपर बता दिया उसी को हाईलाइट करते हुए हमें उन्हें एज अ लेजेंड यहाँ पर नरेट करना है, यानी बताना है किस तरीके से वो एक महान व्यक्ति थे हमारे लिए, और वो हमेशा ही हमारे दिल में जिंदा रहेंगे और हम उनको कभी भुला नहीं पाएंगे। तो ये हमारा लास्ट कंक्लूजन हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो अब हमको ये सोचना है कि क्या हम वो ऐसे सब हेडिंग्स के साथ लिखेंगे, हर पैराग्राफ की हेडिंग हम अलग बनाएंगे, या फिर हम उसको बिना हेडिंग के लिखेंगे। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आप किस तरीके का ऐसे लिखना चाह रहे हैं। इसमें कोई रूल नहीं है, आप बिना हेडिंग्स के भी लिख सकते हैं और हेडिंग्स के साथ भी लिख सकते हैं। मेन बात यह है कि आपको ओरिजिनल लिखना है। आप थोड़ा बहुत मदद ले सकते हैं, आप कोई बुक रीड कर सकते हैं, आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी आप मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये आपको सलाह रहेगी, अगर आपको राइटिंग स्किल्स अच्छी करनी है तो बिल्कुल भी कट एंड ड्राइड और चैट जीपीटी जैसे किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज़ ना करें जो आपकी ओरिजिनलिटी को ख़त्म करता हो और आपकी राइटिंग स्किल्स को ख़राब करता हो। आपकी राइटिंग स्किल्स आपके आइडियाज़ को कन्वर्ट करने के लिए हैं, तो कोशिश करें आप ओरिजिनल रहें, और आप बहुत जल्दी ये सब सीख लेंगे। बस आपको क्या करना है, ओरिजिनल रहना है और ऑनेस्ट रहना है। आई होप आपको ऐसे लिखने में कोई भी ऐसे हो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको टिप्स को ध्यान से देखना है और उनको समझना है ऐसे लिखा कैसे जाता है। आपको किसी भी ऐसे को लिखने के लिए रटने या कहीं से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें कुछ ना कुछ अपनी ओरिजिनलिटी ज़रूर डालिए। राइटिंग स्किल्स आपकी तभी अच्छी होगी जब आप पढ़ेंगे अच्छा। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है अच्छी राइटिंग के लिए, तो पढ़ते भी रहिए और लिखते भी रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग।